तो वो हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे थे। अब उसमें नेशनल इनकम हम कब कैलकुलेट कर पाए, कैसे कैलकुलेट कर पाए, नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर पाए या उसके लिए हम कैपेबल थे, क्यों? बिकॉज ऑफ मनी। बिकॉज ऑफ व्हाट? मनी। क्योंकि वो सारी वैल्यू जो आपने देखी होगी वो क्या थी, वो क्वांटिटेटिव नंबर्स में, मॉनेटरी टर्म्स में थी। वो कैसे थी? मॉनेटरी टर्म्स में थी, कि हमने इसको इतना पेमेंट किया, हमने इस पे इतना खर्चा किया, हमारी यहाँ से इतनी इनकम आई। वो सारी क्या थी? मॉनेटरी टर्म्स में थी। तो अभी मतलब हमने वहां मनी का यूज तो कर लिया, जितना भी मतलब जिस तरीके से भी हमें यूज करना था हमने वहां कर लिया। बट हमें पता नहीं था कि मनी होता क्या है, कैसे ये इवोल्व हुआ, पहले क्या था, फिर ये क्या बना। वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पहले मनी के बारे में पढ़ेंगे कि भैया मनी होता क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है ये, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, किस किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मनी का हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है। कि अब आपने सुन देखा होगा कि आप अपने घर में हो कि भैया मैं बैंक जा रहा हूँ, ठीक है, या आपके मम्मी पापा बोलते होंगे हम बैंक जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है वहां पर, किस लिए जाते हैं बैंक में, ठीक है। बैंक जरूरी क्यों होता है, किस तरीके से हेल्प करता है, किस किस टाइप के बैंक्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, बैंकिंग वाली चीज के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बैंक कितने टाइप के होते हैं, कौन बैंक्स का हेड होता है, कौन इनको रेगुलेट करता है। वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। बट आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अपना मनी से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मनी से। वो हम स्टार्ट करेंगे मनी से, ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं मनी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया मनी होता क्या है, ठीक है। तो मनी को समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं पीछे, ठीक है, पीछे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि कैसे जो मनी है ये आया, ठीक है। अगर तुम कभी, तुम्हें याद हो, तुम लोग बचपन में या अभी, अभी तो नहीं, अब से कुछ 10-12 साल पहले तुम लोग अगर बचपन में अपने गांव साइड गए हो तो तुमने वहां देखा होगा कि वहां पर क्या होता था। यहाँ पर भी दिल्ली साइड में तो काफी पहले होता था, विलेजेस एरिया में अब तक भी कुछ साल पहले तक भी ये चीज थी कि मतलब अगर एक चीज आपको खरीदनी है, अगर आपको एक चीज खरीदनी है तो उसके बदले आप क्या देते थे कि लाइक कोई गेहूं दे रहा है, ठीक है, कोई चावल दे रहा है, ऐसे सामान देकर, एक सामान देकर दूसरे चीज खरीदी जाती थी। क्या ये चीज आप लोगों ने देखी? मतलब आप कभी अपने गांव गए, वहां पर ऐसी चीज कभी आपने एक्सपीरियंस की है? नहीं की। और किसी ने की है, ठीक है। तो जो जो आप क्या करते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, इसको जाना जाता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ये मतलब मनी जब इवोल्व हुआ, मनी अच्छे से जब वर्क करने लगा, उससे पहले कौन सा सिस्टम था? उससे पहले था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? उसमें होता था कि भैया अगर आपको एक चीज खरीदनी है, आपको क्या खरीदनी है? एक चीज खरीदनी है, मतलब मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है, 10 kg राइस है। आपके पास क्या है? आपके पास 10 kg राइस है, ठीक है, ये आपके पास है। और आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 पेयर ऑफ शूज, ठीक है। आपको क्या है? 1 पेयर ऑफ शू। तो आपको रिक्वायरमेंट है एक जोड़ी जूते की, ठीक है। और लेकिन आपके पास क्या है? 10 kg राइस। तो अब आपको क्या करना, बार्टर सिस्टम क्या बोलता था? बार्टर सिस्टम बोलता था कि भैया आपके पास 10 किलो गेहूं है, ठीक है, अच्छी बात है, होने चाहिए। आपको जरूरत है एक जोड़ी जूते। तो अब आप क्या करोगे? आपको ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा, आपको ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जिसके पास, जाओ, ठीक है, सर्च करो। क्या सर्च करो? ऐसा इंडिविजुअल सर्च करो जिसके पास क्या हो, जिसके पास वो एक जोड़ी जूते हो। ऐसा इंडिविजुअल सर्च करो, ढूंढो जिसके पास एक जोड़ी जूते हो, और उसको किसकी जरूरत हो? उसको रिक्वायरमेंट हो राइस की। कि मतलब मान लो मैं हूं,
ये इंडिविजुअल कौन है? ये इंडिविजुअल है इमरान। ठीक है, इमरान के पास क्या है? 10 किलो चावल है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक जोड़ी जूते। तो अब 10 किलो चावल जो है वो 10 किलो चावल का एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आप लोग हो, आप में से मेरे को कोई इंडिविजुअल ढूंढना है, तो आप में से मुझे ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो? जिसके पास एक जोड़ी जूते हो और उसको जरूरत हो किस चीज की? चावल की। जो मतलब जूते के बदले चावल का एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो। कि मैं बोलूं कि भैया आपके पास जूते हैं, आप ये जूते मुझे दोगे? वो बोलेगा दूंगा। ठीक है, तो फिर उसने हाँ कर लिया। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है, क्या आपको चावल की जरूरत है? उसने बोला हाँ। हाँ तो ठीक है, हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर बोला नहीं, तो नहीं बोला तो मैं उससे एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे कोई दूसरा ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हो और उसको चावल की भी जरूरत हो। तो पहली चीज तो ये होती है। ठीक है, दूसरी चीज देखी जाए, जब मतलब वो इंडिविजुअल आपको मिल भी गया जिसके पास क्या जूते हैं और उसको चावल की भी जरूरत है, उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? कि भाई जो आप एक्सचेंज करोगे वो किस रेट पर करोगे? एक्सचेंज करोगे वो किस रेट पर करोगे? आपने बोला एक जोड़ी जूते, क्या एक जोड़ी जूते के बदले आप पूरे 10 के 10 किलो चावल दे दोगे? 5 किलो दोगे? 2.5 किलो दोगे? कितने दोगे? किस हिसाब से आप रेट डिसाइड करोगे? मतलब जो एक्सचेंज रेट होगा आपका यहाँ पर कि भैया इतने केजी राइस के बदले इतना शूज, मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता वो बोले भैया, मतलब अगर शूज वाला बोले मैं तो 20 केजी राइस लूंगा, शूज वाला बोले मैं तो 20 केजी राइस लूंगा, अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आपके पास 10 केजी है तो एक जूता लेकर आ गए। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर फिर एक एक्सचेंज रेट की जो दिक्कत होती थी कि किस रेट पर डिटरमाइन होगा, किस रेट पर एक्सचेंज होगा, वो प्रॉब्लम भी बनी रहती थी। ठीक है, तो बेसिकली अब बार्टर सिस्टम ये था। तो ये बार्टर सिस्टम जो है ये ओवरऑल मतलब आपको मतलब समराइज करके जैसे मैंने बताया, समझ आया बार्टर सिस्टम होता क्या है? हम्म, बार्टर सिस्टम समझ आया? ठीक है, तो ओके, तो मैं इसकी यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, देखना। ठीक है, तो ये मिटा दूं? चलो, ठीक है, तो मैं यहाँ बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम देखेंगे कि भैया बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मतलब बता दिया वैसे तो मैंने तुम्हें बार्टर सिस्टम, अभी मैं यहाँ तुम्हें वो लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट अगेंस्ट गुड्स विदाउट use of money, without use of money is called barter exchange। ठीक है, तो मतलब जब आप गुड्स का क्या कर रहे हो? आप गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हो, एक गुड के बदले दूसरा गुड, ठीक है, या दूसरे गुड के बदले पहला गुड, इस तरीके से जब एक्सचेंज किया जा रहा है। जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया, मैंने अभी तुम्हें राइस और उसका एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कोई गेहूं के बदले क्या नाम है चावल लेना चाहता है, कोई चावल के बदले गेहूं लेना चाहता है, बट एक चीज ध्यान रखना, हमने यहाँ पर क्या बोला? विदाउट यूज ऑफ मनी। हमने कहीं पर भी ये बार्टर सिस्टम के अंदर मनी की बात नहीं की है, हमने कहीं पर भी मनी की बात नहीं की है। तो ये ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप गुड्स का एक्सचेंज करते हो, एक गुड का दूसरे गुड के साथ एक्सचेंज करते हो विदाउट यूजिंग मनी। विदाउट यूजिंग मनी, आप मनी का कोई यूज नहीं करते हो, बट आप गुड्स का एक्सचेंज करते हो। उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? उस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। समझ आया? ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, इकोनॉमी इकोनॉमी बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम
economy based on barter system is known as CC economy. CC इकोनॉमी। अब ये सीसी का क्या मतलब है? सीसी का क्या मतलब है यहाँ पर? सीसी का मतलब है यहाँ पर कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज। इसका मतलब होता है कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय, कि आप एक गुड के बदले दूसरे गुड का एक्सचेंज कर रहे हो। तो वो इकोनॉमी जिसके अंदर बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता है, उस इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सीसी से मतलब है कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर? समझ आया यहाँ तक सभी को? ओके, ठीक है। तो ये होता है कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज। अब मतलब ये बार्टर सिस्टम था। अब देखो कोई भी सिस्टम है उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, ठीक है। अब हमने बोला इसके बाद, ये बार्टर सिस्टम के बाद मनी जो था वो इवॉल्व हुआ, उसका मतलब वो आगे निकल कर आया और लोगों ने फिर उसको यूज करना चालू किया। लोगों ने मनी को यूज करना चालू किया क्यों? लोगों ने मनी को जो यूज करना चालू किया, मतलब उसको अपने डेली यूसेज में लेके आए। वो क्यों लेके आए? वो लेके आए होंगे क्योंकि इस बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होंगी, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस, या फिर आप कह सकते हो इनकन्वीनियंसेस होंगी। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी, कुछ इनकन्वीनियंसेस होंगी। ठीक है, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी। कुछ डिसएडवांटेजेस, डिसमेरिट्स, इनकन्वीनियंसेस होंगी। तो आपको वो चीज देखनी है कि वो जो चीजें हैं वो क्या क्या है। मतलब जो हमारा जैसा मैंने बोला था मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो मनी जो वर्ड निकल कर आया, या मनी जो हम लोग यूज करने लगे, मनी का जो हम एक्सचेंज के लिए यूज करने लगे, वर्ड तो आप नहीं कह सकते कि मनी को हम एक्सचेंज के लिए क्यों यूज करने लगे। वो आया बिकॉज ऑफ दिस, कि जो बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ उसके इनकन्वीनियंसेस थे। ठीक है, कुछ कमियां थी उसके अंदर। वो कमियां क्या थी? तो पहले हमें वो कमियां पढ़नी होंगी, तब हमें समझ आएगा कि हमने मनी को यूज किया क्यों। ठीक है, हमने मनी को जो है वो यूज किया क्यों। तो यहां तक सभी ने नोट कर लिया है? यहां तक सभी ने नोट कर लिया है या नहीं? चलो कर लो, मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हम उसको समझेंगे, फिर जब ऊपर का नोट हो जाएगा फिर हम उसको रफ कर देंगे। ठीक है, तो पहली जो डिसएडवांटेज है, पहली प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? लैक ऑफ डबल लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता क्या है। ठीक है, या डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स होता क्या है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मीन्स one person want to sell and buy must coincide with what some other person wants to buy and sell। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना मैंने क्या बोला, फिर इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, अभी सुनो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस व्हाट वन पर्सन वांट्स टू सेल एंड बाय मस्ट कोइंसाइड विद व्हाट सम अदर पर्सन वांट्स टू बाय एंड सेल। मतलब क्या है इस चीज का, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के अंदर, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, हमने एग्जांपल पढ़ा था राइस और शूज वाला, तो उसमें क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के अंदर, कि एक आदमी जिसको कुछ बेचना है और कुछ खरीदना है, एक आदमी जिसको कुछ बेचना है और कुछ खरीदना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा दूसरा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा, ऐसा दूसरा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जिसको
उस चीज की जरूरत हो जो पहले आदमी को बेचनी हो, और जिसके पास वो चीज अवेलेबल हो जो पहले आदमी को खरीदनी हो। क्लियर? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या मैंने बोला? राइस। इधर मैंने बोला क्या? राइस। ये था उसके पास, ये इंडिविजुअल वन के पास आप बोल लो, ये उसके पास अवेलेबल था। उसको रिक्वायर्ड क्या था? उसको रिक्वायर्ड था शूज। ठीक है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल टू बोल लो, उसके पास क्या है? उसके पास जो अवेलेबल है वो शूज है, और उसको रिक्वायर्ड क्या है? उसको रिक्वायरमेंट है राइस की। तो इंडिविजुअल वन को ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास राइस है, इसके पास राइस है। ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा, दूसरा इंडिविजुअल जिसको क्या चाहिए? जिसको राइस चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, इंडिविजुअल वन को शूज चाहिए, तो उसको ऐसा दूसरा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जो इन राइस के बदले शूज बेचना चाहता हो, जो इन राइस के बदले शूज बेचना चाहता हो। ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल जब आप ढूंढ लोगे तभी आपका एक्सचेंज होगा। अगर दूसरा ऐसा इंडिविजुअल आपको नहीं मिला कि जिसके पास शूज नहीं है या जिसको राइस नहीं चाहिए, तो आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। इसी को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना यार, व्हाट आर कोइंसिडेंस, ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और हम मिल गए। ठीक है, तो कोइंसिडेंस का मतलब क्या? कोइंसिडेंस में ये जो दोनों है, ये ऐसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो सामने वाला बेच रहा हो वो इसको खरीदना हो, और जो आप बेच रहे हो वो सामने वाले को खरीदना हो। क्लियर? जो सामने वाला बेच रहा हो वो आपको खरीदना हो, जो आप बेच रहे हो सामने वाले को खरीदना हो। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तभी आपका क्या हो पाएगा? तभी आपका जो हम ये बोलते हैं ना एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। तभी वो बाइंग एंड सेलिंग हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका एक्सचेंज भी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका एक्सचेंज भी नहीं होगा। क्लियर? ये था हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये था हमारा क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपको। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या टेक्निकल टर्म्स में मतलब होता है इसका। मैं ऊपर से बार्टर सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन मिटा रहा हूं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो थी बार्टर सिस्टम की वो ये थी, तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये मतलब इसके बाद का यही कंटिन्यू हो रहा है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स means means what one person what one person wants to sell and and buy must coincide must coincide with what some other person wants, what some other person wants to buy and sell, wants to buy and sell। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम लोगों को भी मतलब समझाया, वो यही मतलब होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि भैया आप जो पहला इंडिविजुअल है वो जो बेचना चाहता है वो और खरीदना चाहता है, वो जो पहला इंडिविजुअल जो बेचना चाहता है और खरीदना चाहता है, उसके लिए उसको ऐसे इंडिविजुअल के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा जिसको वही सेम चीज क्या करनी हो? बेचनी हो, और जो पहले पर्सन के पास अवेलेबल हो वो उसको खरीदनी हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। समझ आया? समझ आया या नहीं? ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या है? बेसिकली जो सेलर की, ठीक है, जो मतलब एक इंडिविजुअल जो है और जो दूसरा सामने वाला, आप बोल सकते हो एक जो बायर है और एक जो सेलर है, उनकी म्यूचुअल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। म्यूचुअल वांट्स का मतलब क्या है? दोनों की जो वांट्स है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली मतलब
जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि भाई वही अभी आप ये वाला एग्जांपल ले लो, कौन सा, ये गेहूं वाला और ये सॉरी ये राइस वाला और शूज वाला, कि अगर एक इंडिविजुअल फर्स्ट है दूसरा सेकंड है, इनकी जब तक दोनों की साइमल्टेनियसली वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, वो लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे। और जब इनकी साइमल्टेनियसली जो है वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्लियर है ये सभी को? चलूं आगे? ओके, तो ये ध्यान रखना, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जैसे आप मान लो, ये तो हमने मतलब तो समझ लिया, मतलब हमें अच्छे से समझ आ गया। मान लो पेपर में आ गया कि भैया डिसएडवांटेज बताओ किसकी, डबल कोइंसिड मतलब इसकी बार्टर सिस्टम की जो डिसएडवांटेज है डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, वो समझाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसकी सब हेडिंग लिखोगे जो भी है, डबल कोइंसिड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, फिर आप इसका मतलब बताओगे ये क्या होता है, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना। मैंने यहाँ पे राइस शूज वाला एग्जाम्पल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, आप और कुछ भी ले लो। मान लो एक इंडिविजुअल के पास क्या है, एक इंडिविजुअल के पास एक हॉर्स है, एक इंडिविजुअल के पास एक हॉर्स है, ठीक है, और सामने वाले के पास क्या है, गेहूं है। तो मतलब आप एक इंडिविजुअल जो है जिसके पास हॉर्स है और उसको गेहूं की जरूरत है, तो उसको सामने वाला ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जिसको जो हॉर्स है वो खरीदना हो और गेहूं बेचने हो। अगर ऐसा इंडिविजुअल उसको मिल गया और उनकी आपस में बात हो गई, तभी उनका एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज उनका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, किसकी, वो आपकी बार्टर सिस्टम की। ठीक है, तो पहली जो डिसएडवांटेज है वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड क्या होता है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये नीचे से ये कर लिया नोट तुमने, ये रब कर दूं मैं, बोलो, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये मिटा दूं? ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, तो सेकंड जो आपका जो डिसएडवांटेज होती है वो क्या होती है, वो होती है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जो मैं कह रहा था ना कि किस रेट पर आप एक्सचेंज करोगे, तो मतलब आपके पास कोई ऐसा कॉमन मेजर नहीं होता जिसका यूज करके आप क्या कर सको, एक्सचेंज कर सको। जैसे मान लो अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको वेट कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हो, आप वेइंग मशीन पे रखते हो और देखते हो कितना केजी वेट है। आपके पास एक कॉमन यूनिट है, कॉमन मेजर है, ठीक है, आपके पास क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। आपको क्या करना है, आपको लेंथ देखनी है कि कितना डिस्टेंस है। आप क्या करते हो, आप किलोमीटर मीटर इतने में देखते हो, ये चीज देखते हो, आपके पास उसकी भी यूनिट है। आपको क्या देखना है कि जो लिक्विड है कितना है, तो आप क्या करते हो, लीटर्स में देखते हो। तो ये चीज है, बट यहाँ पर हमारी क्या दिक्कत आती है, यहाँ पर हमारी दिक्कत आती है कि भैया बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता कि जिसका यूज करके हम क्या करें, जिसका यूज करके हम एक्सचेंज कर ले। ठीक है, अब ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो, सब मैं एग्जाम्पलरी फॉर्म में तुम लोगों को बताता हूँ पहले, तो फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो कि बेसिकली आपके पास जो है किस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपको ये नहीं पता होता कि किस रेट पर आपको एक्सचेंज करना है। रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है यहाँ पर रेट का मतलब है यहाँ पर, जैसे मान लो एग्जाम्पल लो, यहाँ पर एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है ए, एक इंडिविजुअल कौन है, एक इंडिविजुअल आपके सामने ए। ठीक है, ए के पास क्या है, ए के पास है उसके पास जो अवेलेबल है वो है होस। ठीक है, उसको जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट उसको किस चीज की है, मान लो उसको रिक्वायरमेंट है राइस की। ठीक है, ए के पास अवेलेबल क्या है, फोर्स, और उसके उसको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, राइस की। मान लो उसको ऐसा इंडिविजुअल मिल गया, ऐसा इंडिविजुअल मिल गया, एक बी, एक इंडिविजुअल ऐसा है उसको मिल गया जिसके पास अवेलेबल क्या है, उसके पास अवेलेबल है राइस, और उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, उसको रिक्वायरमेंट है फोर्स की। ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, फोर्स की। अब दोनों मिल गए,
चलो बहुत अच्छी बात है, मिल गए, इनका भरत मिलाप हो गया। अब लेकिन ये जो ए और बी जो ये मिले हैं, क्या इनका एक्सचेंज इजी है? इनका एक्सचेंज इजी है? नहीं, डिफिकल्टी है। वो डिफिकल्टी क्या है? वो डिफिकल्टी है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब वो क्या है देखो, इसके पास हॉर्स है, इसको राइस चाहिए, इसके पास राइस है, इसको हॉर्स चाहिए, दोनों मिल गए, बहुत अच्छी बात है एक्सचेंज करने की। जो पहली चीज थी हमारी क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, वो तो सेटिस्फाई हो रही है। बट अब यहाँ पर आ गई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वाली प्रॉब्लम, तो उसको समझते हैं। अब देखो, ये बोल रहा है ठीक है भैया मैं तेरे को हॉर्स दूंगा तो मुझे चावल दे। वो बोल रहा है ठीक है चलो ले लो, तो मेरे चावल लो, मैं तो तुम्हारा ओट्स ले लेता हूँ। अब ये बोल रहा है ऐसे कैसे भाई? मान लो इसके पास जो राइस है वो कितने है, इसके पास 100 kg राइस है, ठीक है। 100 किलो इसके पास चावल है, उसके पास क्या है, 1 हॉर्स, ठीक है, 1 हॉर्स, ठीक है। तो बी ने बोला ठीक है तुम मेरे 100 kg चावल लो, मैं तुम्हारा एक हॉर्स ले लेता हूँ। ये बोल रहा है ऐसे कैसे भाई, मेरा हॉर्स तो महंगा है, ये तो ज्यादा कॉस्टली है। तो अब दिक्कत आ गई। तो वो बी बोल रहा तो मैं क्या करूं, मैं भी तो 100 किलो चावल दे रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि 100 किलो चावल में थोड़ी घोड़ा आएगा, या तो चावल बढ़ाओ। अब कितना बढ़ाओ, ये कितना कम करो, वही दिक्कत है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, वही दिक्कत क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब मान लो, अज्यूम कर लो या देख लो कि जो 1 हॉर्स है, 1 हॉर्स इज इक्वल्स टू 300 kg राइस, ठीक है। ये मान के चलो कि अगर वैल्यू देखे, वैसे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, मैं तुम्हें एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1 हॉर्स इज इक्वल टू 3 kg राइस और 300 kg राइस की मतलब एक घोड़े की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक घोड़े की वैल्यू है आपकी 300 किलो चावल, 300 किलो चावल, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब देखो इसने बोला ठीक है घोड़ा ले ले, इसने बोला ठीक है मैं चावल दूंगा। अब इसके पास तो लेकिन क्या है, 100 kg चावल है, इसके पास तो पूरा एक घोड़ा है। तो अब क्या करेगा, ये ऐसा ऐसा हो जाएगा कि ये 100 किलो चावल दे, घोड़े की आगे की दो टांगे लेके चला जाए? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? बोलो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही तो क्या है, यही है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यही क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब ऐसा भी नहीं हो सकता ये बोले कि मतलब ये बोल रहा है इसको कि भाई तू अभी 100 kg ले जा, मैं तेरे को 200 kg बाद में दे दूंगा, तू मेरे को अभी एक घोड़ा दे दे। सामने वाले ए को बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ये मुझे देगा या नहीं देगा। सामने वाले ए को बिलीव नहीं हो रहा कि ये मुझे जो है वो देगा, मतलब बाकी जो रिमेनिंग 200 kg राइस है वो मुझे प्रोवाइड करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, वो सामने वाले ए को बिलीव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है उसी को बोलते हैं हम क्या, उसी को बोला जाता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, या आपके पास कोई ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जिसका यूज करके आप क्या कर सको, आप एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सको। आप क्या कर सको, आप एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सको। कि मतलब जैसे अब हमने बोला मतलब अभी देखो मैंने अभी तुम्हें मनी के बारे में कुछ नहीं बताया, अभी तक हमने मनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, बट तुम मनी का यूज अच्छे से जानते हो, तुम रियल लाइफ में अपना यूज करते हो। तुम्हें मोबाइल लेना, तुम्हें पता 10,000 का मोबाइल है, 10,000 रुपए तुम्हें देना, मोबाइल मिल जाएगा। तुम्हारे पास एक एक्सचेंज रेट है ना, तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, तुम्हें पता है ना कि भैया एक मोबाइल खरीदना है तो इतने पैसे देने हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसीलिए जो ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वाली जो प्रॉब्लम है, ये बार्टर सिस्टम की एक दिक्कत थी, एक डिसएडवांटेज थी। सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो ये थी बार्टर सिस्टम की। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को आप बोल सकते हो कि एट what rate at what rate any at what rate at what rate any exchange is to be made, is to be made। कि आपको किस रेट पर कोई भी एक्सचेंज करना है, ठीक है। एट व्हाट रेट एनी एक्सचेंज इज टू बी मेड, आपको किस रेट पर कोई भी एक्सचेंज करना है वो डिटरमाइन नहीं कर पाता बार्टर सिस्टम, इसीलिए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम है। तो आपको ये बताना पड़ेगा
कि जब मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये समझाओ, जो सेकंड डिसएडवांटेज थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको ये बोले तो सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो वो मतलब ये लिखा कि किस रेट पर आपको कोई भी एक्सचेंज करना है उसको बोला जाता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये समझा दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हॉर्स और राइस का लिया, तुम कोई भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हो, ठीक है, उसकी हेल्प से। तो सेकंड प्रॉब्लम जो होती है आपकी, ये होती है कौन सी? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर है? आगे चले? क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। इजी था यहां तक, वैसे कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बट फिर भी किसी को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना तो मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। नहीं है? चलो ठीक है, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। फिर ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। ओके। तो ये हमारी दो प्रॉब्लम्स थी किस चीज की? ये हमारी दो प्रॉब्लम्स थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की, ठीक है। तो सॉरी, बार्टर सिस्टम की। अब हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी क्या? ध्यान से देखना। लैक ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अभी डेफर्ड का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आपके पास ना एक ऐसा, मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था जिसको यूज करके आप पेमेंट को डेफर कर सको। डेफर्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है? डेफर्ड आप कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना पोस्टपोन काइंड ऑफ, ठीक है, कि हमने ये चीज पोस्टपोन कर दी, मतलब हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया फ्यूचर के लिए। तो डेफर्ड यहाँ जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे? डेफर्ड आपका जो वर्ड रिलेटेड टू फ्यूचर है, रिलेटेड टू फ्यूचर, ठीक है। डेफर्ड जो वर्ड है वो आपका क्या है? इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर। मतलब क्या है इसका? देखो कि हम कहते हैं ना कि बार्टर सिस्टम के अंदर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसका यूज करके आप क्या कर सको? फ्यूचर में पेमेंट कर सको। जो भी बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज होता है वो क्या होता है? ऑन द स्पॉट होता है, उसी जगह पर होता है जहां पर आपके बायर एंड सेलर मिल रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे कि मैं फ्यूचर में दे दूंगा या फ्यूचर में तुम इतना मुझे पे कर देना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। क्यों? देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज में क्या बोरोइंग एंड लैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, वहां पे डिफिकल्टीज आ सकती है। तो बार्टर सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम होती है बोरोइंग एंड लैंडिंग की, तो इट इज डिफिकल्ट टू एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एनी सेटिस्फैक्टरी यूनिट। कि अब आप बोरोइंग एंड लैंडिंग कर रहे हो, आप उधार ले रहे हो या उधार दे रहे हो, उस टाइम पर भी आपको क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट तो चाहिए, जो हमने पिछला कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक स्टैंडर्ड यूनिट तो चाहिए जिसके बेसिस पर एक्सचेंज किया जाए। बार्टर सिस्टम में ऐसी कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है। तो जब ऐसी कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है तो वहां पर आप पेमेंट को फ्यूचर की तरफ डेफर भी नहीं कर सकते हो, उसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, उसको आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी यूनिट नहीं होती, कोई ऐसा मेजर नहीं होता जिसका यूज करके आप क्या कर सको? जिसका यूज करके आप फ्यूचर में मतलब रेट डिसाइड कर सको। तो जब रेट ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, रेट डिसाइड करने के लिए आपके पास कोई यूनिट नहीं है, जब आप रेट डिसाइड करने के लिए ही आपके पास कोई यूनिट नहीं है, तो आप कैसे फ्यूचर में पेमेंट को शिफ्ट कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो? तो फ्यूचर में जो पेमेंट है वो पोस्टपोन तभी होगी, तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे आप एक यूनिट हो जिससे आप वैल्यू मेजर कर पा रहे हो, ठीक है। मान लो मैंने आपसे 1,000 रुपए उधार लिए, मैंने आपसे 1,000 रुपए उधार लिए, तो आपको पता है ना, आप मॉनेटरी टर्म्स में आपको पता है कि भैया ने हमसे 1,000 रुपए उधार लिए, सॉरी उधार लिए हैं, तो भैया को हमें बाद में जो है वो 1,000 रुपए वापस करने हैं। भैया को जो है वो क्या करने हैं? 1,000 रुपए बाद में वापस करने हैं। अब अगर
मान लो तुम्हारे पास ये यूनिट ना होती, मैं तुमसे मतलब ले जाऊं, मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझे गेहूं दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ से 10 बोरी गेहूं उठा के ले गया, और तुम्हें बदले में वही चाहिए था, तुम्हें बदले में घोड़ा चाहिए था, तो अब कितना घोड़ा मैं तुम्हें फ्यूचर में दूंगा? मतलब मैंने तुम्हें बोल दिया इसके बदले में तुम्हें फ्यूचर में घोड़ा दे दूंगा, ले अब आप कितना दूंगा भाई? कोई वैल्यू तो होनी चाहिए, एक दो आधा तीन, कोई यूनिट तो होनी चाहिए। अब वो यूनिट की हमारे पास यहाँ पर कमी होती है, इसीलिए हम फ्यूचर में पेमेंट को शिफ्ट पोस्टपोन नहीं कर पाते, ठीक है? तो प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट होती है, ठीक है? क्लियर है? अब मान लो इसमें दिक्कतें आ सकती है, दिक्कतें क्या आ सकती है? मान लो एक बार के लिए हम ये मान के चलते कि चलो भैया हमने फ्यूचर के लिए पेमेंट को क्या करा, हमने फ्यूचर के लिए पेमेंट को शिफ्ट भी कर दिया, ठीक है? फ्यूचर में कि हम पेमेंट कर दें, तो वहां पर जो दिक्कतें आएंगी वो दिक्कतें क्या क्या आएंगी? सबसे पहली, जो बोरोवर है, जिसने उधार लिया है, द बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज एग्जैक्टली द सेम गुड ऑफ द सेम क्वालिटी। मैंने जैसे बोला अभी, मैंने यहाँ पे तुमसे क्या एग्जांपल दिया, मैंने दिया मैं तुम्हारे यहाँ से 10 बोरी गेहूं उठा के ले गया, मैंने बोला यार मैं तेरे को फ्यूचर में 1 महीने बाद 10 बोरी गेहूं दे दूंगा। अब क्या पता, पहली प्रॉब्लम जो है, क्या पता मैं फ्यूचर में वो 10 बोरी गेहूं अरेंज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, मैंने अरेंज कर भी ली, क्या वो उसी क्वालिटी की होंगी? वो उस सेम क्वालिटी की होंगी, उससे अच्छी होंगी या उससे खराब होंगी? पहली दिक्कत आपके सामने ये आएगी। दूसरी चीज, देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी वुड बी यूज फॉर रीपेमेंट। फिर दूसरी चीज, हो सकता है उनके सामने या उनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट ना हो कि जब मैं रीपे करूंगा, हम लोगों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो कि जब मैं रीपे करूंगा तो किस गुड में करूंगा, मैं वही गेहूं की टर्म्स में करूंगा या किसी दूसरी गुड्स की टर्म्स में करूंगा, ये भी दिक्कत हो सकती है। थर्ड चीज आप बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ रिस्क सिंस द कमोडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। फिर दूसरी चीज ये भी दिक्कत हो सकती है, मैं मान लो मैं क्या तुमसे गेहूं लेके चला गया, मैं तुमसे 10 बोरी गेहूं लेके चला गया, मैंने बोला 1 महीने बाद मैं आप लोगों को 10 बोरी गेहूं जो है वो वापस कर दूंगा, 10 बोरी गेहूं जो है वो क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। अब 1 महीने का टाइम आया, 1 महीने बाद हम लोगों ने क्या देखा, 1 महीने बाद हम लोगों ने देखा कि मैं आज चला गया 10 बोरी गेहूं लेके, मान लो मैंने सुशील से जो है मैंने लिया था, मैंने सुशील को बोला ले सुशील तेरे 10 बोरी गेहूं, सुशील बोल रहा भैया मेरे को नहीं चाहिए, मैंने बोला यार क्यों नहीं चाहिए, मैं तो तेरे 10 बोरी गेहूं ले गया था। वो बोल रहा पहले इसकी वैल्यू ज्यादा थी, अब इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उस गुड की हो सकता है जिस टाइम पर मैं रीपे करने के लिए आया हूँ उस टाइम पर उतनी वैल्यू ना हो, तो अब वो उस वैल्यू, ये भी दिक्कत है कि जब आप रीपे करने जा रहे हो, रीपे करने के टाइम पर उस गुड की उतनी वैल्यू है या नहीं है? अगर उस गुड की वैल्यू उतनी नहीं होगी तो जो सामने वाला है, लैंडर जो है जिसने आपको उधार दिया था, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि रीपे करने के टाइम पे क्या उस गुड की वैल्यू बहुत बढ़ गई, आप 10 बोरी गेहूं उधार लेके आए थे, अब आपको 10 बोरी गेहूं वापस देने हैं, बट अब वो 10 बोरी गेहूं जो है उसकी वैल्यू इतनी हो गई, वो 20 बोरी गेहूं जितनी हो गई, पहले किससे कंपेयर करो, तो अब आप नहीं देना चाहोगे, आप बोलोगे मैंने तो 10 ही खरीदे थे, मैं क्यों दूं तुझे 20, मतलब 20 की वैल्यू के, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे प्रॉब्लम आती है, इसीलिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता डेफर्ड पेमेंट का। मतलब बेसिकली आप एक तरीके से ये कह सकते हो, उधार पर एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना आप किसी को उधार दे सकते हो ना आप किसी से उधार ले ले सकते हो, किसके अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर। समझ आया ये प्रॉब्लम? हम्म, समझ आई ये प्रॉब्लम या नहीं? ठीक है, देखो, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या था? लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब है बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर पेमेंट्स, प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट्स। सिंपल सी बात लेके चलो, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, एग्जांपल की फॉर्म से मैं पहले तुम्हें समझाता हूँ। यार मतलब मेरे को कोई सामान खरीदना है, बट अभी मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मतलब मैं उस सामान खरीदने के बदले पे कर सकूं, दे सकूं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सामने वाला जो सेलर है, तुम में से ही मान लो कोई सेलर है, ठीक है, तुम में से कोई सेलर है, मैंने उसको बोला तू मुझे ये सामान दे दे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, ये गेहूं वाला लिया था, ठीक है, सेम एग्जाम्पल से ही मैं समझा देता हूँ। मैं तुमसे गेहूं उठा के ले आया, 10 की जगह 5 बोरी समझ लो, ठीक है, मैं तुमसे 5 बैग्स ऑफ वीट, ठीक है, मैंने क्या कर लिया तुमसे, बोरो कर लिए, मैंने क्या किए, बोरो कर लिए, मैंने वीट के 5 बैग जो है तुम लोगों से बोरो कर लिए, मैंने तुम्हें बोला अभी मैं लेके जा रहा हूँ भैया,
मैं तुमको क्या है 1 हफ्ते बाद जो है मैं तुम्हें ये रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ देने के लिए नहीं है, तो मैं भी लेके जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद रिटर्न कर दूंगा, या इसके बदले कोई दूसरा गुड दे दूंगा, ऐसा कुछ मतलब हम दोनों के बीच में हो गया, मान लो हम मान गए, ठीक है। तो अब ये चीज तो हो गई। अब आया 1 हफ्ते बाद का टाइम। अब क्या है, 1 हफ्ते बाद का टाइम आया, जब मुझे रीपेमेंट करनी थी, मतलब जब मुझे ये 5 बैग जो मैंने जो उधार लिए थे, 5 बोरी गेहूं जो मैंने उधार लिए थे, ये जब मुझे क्या करनी है, मुझे ये वापस करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पहली प्रॉब्लम क्या आ सकती है, पहली प्रॉब्लम आप लोगों के सामने हो सकती है, हो सकता है जो बोरोवर है, बोरोवर कौन, बोरोवर यानी कि मैं जिसने उधार लिया। बोरोवर कौन होता है, बोरोवर वो इंडिविजुअल होता है जो उधार लेता है। लेंडर कौन होता है, लेंडर वो इंडिविजुअल होता है जो उधार देता है। तो ये ध्यान रखना, बोरोवर कौन होता है, बोरोवर वो जो किसी से उधार लेता है, लेंडर वो होता है जो किसी को उधार देता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने तुमसे बोरो किया था, मैंने 5 बोरी गेहूं तुमसे लिए थे, अब मेरा वापस करने का टाइम आ गया। अब वापस करने का जब टाइम आया, तो पहली दिक्कत मेरे सामने आ सकती है क्या, कि यार क्या मैं 1 हफ्ते बाद ये 5 बोरी गेहूं तुम्हें वापस कर पाऊंगा, अरेंज कर पाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें वापस देने के लिए रेडी हूं या नहीं। मान लो मेरे पास 5 बोरी गेहूं आ भी गए, फिर उसी चीज में दूसरी चीज हो सकती है, क्या वो सेम क्वालिटी के है जो मैंने तुमसे बोरो किए थे, जो मैंने तुम लोगों से बोरो किए थे, क्या वो जो अब मेरे पास अवेलेबल है वो उनकी क्वालिटी सेम है। पहली दिक्कत आपके सामने ये हो सकती है। क्लियर। पहली दिक्कत क्या हो सकती है कि जो आपने बोरो किया, क्या आप एबल हो उसको दोबारा रीपे करने के लिए, और सेम क्वालिटी का वो है या नहीं। पहली दिक्कत आप लोगों के सामने ये हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो बोरोअर, द बोरोअर may not be able, may not be able, may not be able to arrange exactly, exactly the same, exactly the same good, exactly the same good and of the same quality, the same good and of the same quality at the time of repayment, at the time of रीपेमेंट। तो आप लोगों के सामने पहली दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है कि जब रीपेमेंट का टाइम आए, जब रीपेमेंट का आप लोगों के सामने टाइम आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो कि हो सकता है आप उस गुड को एक्सचेंज अरेंज करने में आपके सामने डिफिकल्टी हो, आप सेम गुड एक्सचेंज नहीं कर पा रहे और सेम क्वालिटी का नहीं कर पा रहे। तो पहली दिक्कत तो ये आप लोगों के सामने आ सकती है, किसमें, फ्यूचर पेमेंट के टाइम पे। दूसरी दिक्कत आप बोल सकते हो, दूसरी प्रॉब्लम जो होगी, दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी प्रॉब्लम होगी there could be disagreement, there could be disagreement regarding which specific, which specific, which specific commodity, which specific, एक मिनट, which specific commodity would be used for repayment, would be रीपेमेंट, कि भैया रीपेमेंट करते टाइम आप एग्जैक्टली exactly कौन सी कमोडिटी को यूज करोगे, किस कमोडिटी के टर्म्स में आप जो है वो क्या करोगे, रीपेमेंट करोगे। सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने ये आ सकती है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, थर्ड जो इशू है आपका वो हो सकता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ रिस्क, there exists a risk since the commodity, since the commodity
commodity may increase or decrease, increase may increase or decrease its value its value at the time of its value at the time of repayment its value at the time of repayment। ठीक है, तो तीसरा इश्यू जो है आप लोगों के सामने वो ये था कि आपका हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब आप ये फ्यूचर में मतलब आप लैंडिंग बोरोइंग कर रहे हो कि आप बोल रहे हो फ्यूचर में मैं आपको रीपे कर दूंगा, अभी मैं उधार पर लेके जा रहा हूं, तो जब आप रीपे करने का टाइम आता है आपके सामने ये तीन दिक्कतें आ सकती हैं। वो क्या है? बोरोवर हो सकता है रीपेमेंट के टाइम पर सेम गुड को अरेंज करने में पॉसिबल कैपेबल ना हो और सेम क्वालिटी का गुड वो अरेंज ना कर पाए, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज, रीपेमेंट के टाइम पर ये हो सकता है, ये डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि किस गुड की टर्म्स में रीपेमेंट किया जाएगा, कि वीट जो है गेहूं वो उधार लेके गया था तो गेहूं की टर्म्स में देगा या किसी दूसरी कमोडिटी की टर्म्स में रीपे करेगा, दूसरी प्रॉब्लम। थर्ड आप बोल सकते हो, तीसरी चीज है कि हो सकता है रीपेमेंट के टाइम पर जो गुड आपने बोरो किया था उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए। आप जो गुड उधार लेकर गए हो अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो जो लैंडर है जिसने आपको उधार दिया था वो लेने से मना कर सकता है, वो कहेगा मैंने तो तुझे ज्यादा वैल्यू का गुड दिया था, तू मैं कम वैल्यू का वापस क्यों लूं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आप जो है वो सेम गुड को देने से मना कर दो, आप बोलो भाई मैं तो नहीं दे रहा, मैं तुझसे कम गुड के वैल्यू की गुड लेके गया था या ऐसा गुड लेके गया था जिसकी वैल्यू कम थी, तो मैं तुझे ज्यादा वैल्यू वाले गुड्स कैसे दे दूं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही होता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि आपके पास बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता या ऐसा कोई वे नहीं होता जिसमें आप डेफर्ड पेमेंट कर सको, कि ऐसा कह सको कि अभी मैं सामान ले रहा हूँ बाद में आपको रीपे कर दूंगा, नहीं। ठीक है, अब देखो मनी की अगर हम बात करें, मनी क्या करता है, आपने बोला यार मैं अभी ना ये दो नोटबुक तेरे से लेके जा रहा हूँ, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, कितने पैसे हैं, एक नोटबुक 30 रुपए की है, ठीक है तो 60 रुपए हो गए, मैं तेरे को 2 दिन बाद दे दूंगा। तो ये चीज आपको पता है कि आपको 60 रुपए पे करने हैं 2 दिन बाद, आपके पास एक यूनिट थी, एक स्टैंडर्ड यूनिट थी जिसका यूज करके आप पे कर सकते हो, बट बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्लियर हुआ सभी को? आप क्लियर हुआ? जिन बच्चों को नहीं कुछ डाउट था, समझ नहीं आया था, क्लियर हुआ? चलो, ओके ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है, वो हम आज लोग मतलब आज हम वो प्रॉब्लम और करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा बार्टर सिस्टम वाली चीज थी जो इसकी प्रॉब्लम थी वो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनी को समझने के लिए इसकी ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम समझनी बहुत जरूरी थी। अगर ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगी तो मनी वाली जो चीज है वो भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, फिर मैं यहाँ पर आपके सामने जो है फोर प्रॉब्लम लिखता हूँ। ठीक है, मिटा दूं ये? ओके ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम और है इसकी, वो ध्यान से देखना, वो समझना। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फोर्थ जो प्रॉब्लम होती है, फोर्थ प्रॉब्लम क्या होती है? फोर्थ प्रॉब्लम होती है और कल फोर्थ प्रॉब्लम आप लोगों के सामने होती है क्या? प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग ऑफ वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। देखो इसके प्रॉब्लम से यहाँ पर स्टोरिंग प्रॉब्लम से मतलब क्या है? देखो आपके पास सपोज करो कोई मेटल की चीज है, आपके पास क्या है, सपोज करो कोई मेटल की चीज है, उसको आप स्टोर करके रख लो। ठीक है, मान लो आपके पास सोना है, चांदी है, आपने स्टोर करके रख लिया, आप 1 साल बाद निकालोगे तो क्या वो खराब हो जाएगी? वो खराब हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब वो खराब क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस गुड का नेचर कैसा है, वो डिग्रेडेबल नहीं है, ऐसा नहीं है जो डिग्रेड हो जाए या उसकी क्वालिटी में कमी आ जाए। बट जो बार्टर सिस्टम के अंदर हमने क्या बोला, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है, तो वहां पर सिर्फ कॉमोडिटी गुड्स को यूज किया जाता है। गुड्स का नेचर कैसा होता है? गुड्स का नेचर होता है डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल कौन से? यानी कि जो जल्दी खराब होने वाले, सड़ने वाले। अब मान लो आप बोलो कि आप क्या करना चाहते हो यार, आप आपके पास टमाटर है, आपके पास आलू है, ठीक है, आपके पास अनियंस है, प्याज है, आप उनको स्टोर करके रखना चाहो 1 साल तक, क्या रख सकते हो? नहीं रख सकते।
क्योंकि आपको पता अगर आपने इनको स्टोर कर रखने की कोशिश की तो ये कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएंगे। तो ये दिक्कत आती है आपकी बार्टर सिस्टम के अंदर कि आप जो प्रॉब्लम है वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते लंबे टाइम तक। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर गुड्स फॉर द फ्यूचर यूज। डिफिकल्ट होता है कि आप अपने फ्यूचर यूज के लिए उस गुड को स्टोर करके रख सको। ठीक है, क्या करके रख सको, स्टोर करके रख सको। जैसे मतलब आप लाइक अनियंस, ठीक है, टोमेटोज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है, इनको आप ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। आप ज्यादा लंबे टाइम तक इनको स्टोर करके रखोगे इनका खराब होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये डिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। डिग्रेडेबल कौन से, जो जल्दी खराब होने वाली चीजें होती है। ठीक है, तो होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ सच गुड्स इन्वॉल्व कॉस्टली स्टोरेज एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ऐसे गुड को स्टोर करके रखने के लिए आपको आपका बहुत सारा खर्चा आता है। आपको कोल्ड स्टोर चाहिए, ठीक है, पूरी फैसिलिटी चाहिए। और अगर आप सही से इनको स्टोर करके नहीं रखोगे, आप इनको सही से स्टोर करके नहीं रखोगे तो आपके सामने क्या हो सकता है, उनकी जो वैल्यू है पूरी तरीके से वो खराब हो सकती है। तो बार्टर सिस्टम के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है स्टोरिंग ऑफ वैल्यू की। क्लियर है ये सभी को? हम्म, ये सभी को क्लियर है? स्टोरिंग ऑफ वैल्यू वाली प्रॉब्लम क्लियर है सभी को, या इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज जनरली गुड्स आर आर नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि जो ये गुड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं नेचर में। कि वो दो टाइप के गुड्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स आप बोल सकते हो गुड्स के, टाइप्स ऑफ गुड। ठीक है, एक आप बोल सकते हो ड्यूरेबल और एक आप बोल सकते हो नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन से होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग जो होते हैं, जो लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल कौन से हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में यूज करना पड़ता है, ज्यादा लंबे टाइम तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो जो ये जो हम यहाँ पे बार्टर सिस्टम के अंदर जो बात करें वो सारे कैसे होते हैं, जनरली नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। उनको आप ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। ज्यादा लंबे टाइम तक आप उनको संभाल कर, या सोचो आप कि मैं 1 साल बाद इनको यूज कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये समझ आया, ये चारों प्रॉब्लम जो मैंने बार्टर सिस्टम की आप लोगों को बताई है, समझ आई है सभी को, या इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? चलो, ओके, ठीक है। तो आज हमने अपना जो पढ़ा, आज हमने स्टार्ट किया था अपना मनी एंड बैंकिंग। उसमें हमने पहले समझा बार्टर सिस्टम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रॉब्लम जो जो बार्टर सिस्टम की होती है। ठीक है,